नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की कवायद तेज। आज दिल्ली में होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस में बड़ा बदलाव। कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को बनाया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। आदिवासी नेता उमंग सिंघार बने नेता प्रतिपक्ष। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन की सख्ती। खुले में मांस बेचने वाले 154 विक्रेताओं के काटे चालान। बिना लाइसेंस के चल रही 6 दुकानों पर भी की गई कार्रवाई। ग्वालियर में छात्रों की गिरफ्तारी के मामले में एबीवीपी की चेतावनी। पूरे प्रदेश में चरणबद्ध मौन आंदोलन का ऐलान। जेल में बंद छात्रों की रिहाई की मांग। आज एमपीपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा। 2,30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। आयोग ने 52 जिलों में बनाए 605 सेंटर। तो मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर कैबिनेट विस्तार की कवायद तेज कर दी गई है। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बैठक में मंत्रियों के नाम पर मुहर लगेगी। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा भी पहुंचेंगे और ये अहम बैठक है। कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, चर्चाओं का दौर चल रहा है और इस बीच दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। तो कैबिनेट विस्तार की कवायद यहां पर तेज हो चुकी है। तो आज होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी किन किन चेहरों को इसमें शामिल किया जाना है मंत्रिमंडल में, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सभी बड़े नेता भी यहां पर मौजूद रहेंगे और बहुत ही जल्द ये पता चल जाएगा कि कैबिनेट में कौन कौन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे, इस पर जल्द ही निर्णय होना है और इसीलिए दिल्ली में आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। कैबिनेट विस्तार की कवायद तेज हो चुकी है और ऐसे में एक बड़ी बैठक होगी और उसके बाद ये पता चल जाएगा कौन कौन कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इस बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बैठक लेंगे। उज्जैन संभाग के अफसरों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। मीटिंग में पुलिस और प्रशासन के अफसर शामिल होंगे। आने वाले दिनों में सभी संभागों की ये बैठक होगी और इस बैठक में निर्देश जारी करेंगे। उज्जैन संभाग जो उनका खुद का क्षेत्र है, यहां आज बैठक करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आने वाले दिनों में सभी संभागों की अलग अलग बैठक होगी। तो उज्जैन संभाग की आज बैठक होने जा रही है। अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। इधर करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। आदिवासी नेता उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। विधायक हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। यानी एक बड़ा बदलाव करारी हार के बाद यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिला है। हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव भोपाल से जुड़ रही है। हरप्रीत, एक बड़ा बदलाव यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिला है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष है बहुत युवा चेहरा है। क्या स्ट्रेटजी है कांग्रेस की उसके पीछे, क्योंकि एक बड़ी हार यहां पर कांग्रेस को मिली है?
बिल्कुल, देखिए, जीत का दावा करने वाली मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है और इसके करीबन 13 दिन बाद एक बड़ा फेरबदल मध्य प्रदेश कांग्रेस में किया गया है। 30 सालों से मध्य प्रदेश में या इससे अधिक समय से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हो या संगठन हो, इसमें जो अब कमलनाथ का वर्चस्व है उसे खत्म करते हुए यहाँ पर अब जो कमान है वो युवा चेहरों को सौंपी गई है और इसके साथ ही जातिगत जो समीकरण है उन्हें साधने की कोशिश यहां पर पूरी तरह से कांग्रेस ने की है। कमलनाथ की जगह अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को बनाया गया है। ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। इसके साथ ही इंदौर की राव विधानसभा से ये 2 बार के विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बार उन्हें मधु वर्मा से हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है उमंग सिंगार को। आदिवासी वर्ग से ही आते हैं। गंदवानी सीट से चौथी बार के ये विधायक हैं और इसके साथ ही इनकी बुआ जमुना देवी भी 2 बार की नेता प्रतिपक्ष रह चुकी है। तीसरा जो युवा चेहरा है वो ग्वालियर चंबल संभाग से आता है। 38 साल के हेमंत कटारे। हेमंत के पिता भी सत्यदेव कटारे नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और हेमंत दूसरी बार का जो विधायक वो चुनकर अब सदन पहुंचे हैं। तो एक बार बड़ा जो बदलाव है वो यहां पर कांग्रेस ने किया है। उन्होंने युवा चेहरों को ये कमान अब सौंपी है। समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो तैयारी है वो अभी से ही यहां पर कांग्रेस ने इस बड़े फेरबदल को करते हुए शुरू कर दी है। और इसके साथ ही यहां पर इन जो 3 बड़े चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, इनको तो जिम्मेदारियां बड़ी सौंपी गई हैं, लेकिन उसके साथ ही यहां पर साफ कर दिया है कांग्रेस ने कि अब जो कमान है वो युवा चेहरों को यहां पर दी है। एक नई स्फूर्ति कहा जाए, उत्साह है, वो कांग्रेस में मध्य प्रदेश में भरने की कोशिश की गई है। लेकिन यह भी तय माना जा रहा है कि अब इसके साथ ही कमलनाथ को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी कोई बड़ी भूमिका दे सकती है। हरप्रीत, 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर कमलनाथ के नेतृत्व में बहुत बेहतर तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। उसके परिणाम भी लोगों के सामने थे, जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अब चूंकि युवा चेहरों को शामिल किए गए, 2024 के चुनाव के लिए इस वक्त पार्टी जुटी हुई है लोकसभा चुनाव के लिए, तो ऐसे में क्या कितना फायदेमंद साबित होगा ये बड़ा निर्णय? क्योंकि अनुभव के आधार पर देखा जाए तो और कई बड़े नेता हैं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में हैं, लेकिन जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, युवा चेहरों को मौका दिया गया नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि 2018 में जब कमान मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ के तौर पर कमलनाथ ने संभाली थी, उसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि कसावट संगठन में की जाएगी। सुस्त पड़ा हुआ जो संगठन है उसमें उत्साह कमलनाथ ने भरा था और इसी का जो परिणाम था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 का कांग्रेस की झोली में गया था। लेकिन कुछ समय बाद ही सरकार गिर गई थी और इस बार भी दावा जीत का किया जा रहा था। 125-30 से ज्यादा सीटों का दावा करने के साथ ही सरकार बनाने की जो दावा है वो यहाँ पर कांग्रेस कर रही थी, लेकिन सिर्फ महज 66 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट कर रह गई। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि एक बड़ा बदलाव यहां पर किया जाएगा। वरिष्ठ जरूर यहां पर नेता हैं, लेकिन बात ये उठ रही थी कि जो युवा चेहरे हैं, जो उत्साह से भरे हुए हैं, जो मैदान पर ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, ऐसे चेहरों को कमान दी जाए। और लगातार ये आवाज इन चेहरों की तरफ से पार्टी के जो कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश में उनकी तरफ से उठ रही थी और इसका एक वजह यहां पर मिली जो शिकस्त है उसे बताया जा रहा था कि अगर युवा चेहरों को ये कमान सौंपी जाती तो शायद परिणाम इतने बुरे नहीं होते, कुछ बेहतर परिणाम यहां पर होते। ऐसे में अब पार्टी ने फैसला लिया, शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया और उसके बाद युवा चेहरों को यह कमान सौंपी गई है। और शीर्ष नेतृत्व को अब उम्मीद है कि जब युवा चेहरों को यह कमान सौंपी गई है तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश आया है। उसके बाद एक नई जो उम्मीद है वो यहां पर जागी है और इसी का जो फायदा है वो जरूर लोकसभा चुनाव में मिलेगा। हालांकि नाराजगी जो वरिष्ठ चेहरे हैं उनके यहां पर नजर आने लगी है। कल जैसे ही दिल्ली से ये आदेश सामने आया, जो 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, उसके बाद जो इस्तीफों का दौर है वो शुरू हुआ। एक बड़े जो नेता हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राम निवास रावत, उन्होंने जरूर यहां पर इस्तीफा अपने पद से दिया है। तो फिलहाल तय माना जा रहा है कि आज का दिन भी जरूर इस्तीफों से भरा रह सकता है, लेकिन कांग्रेस ने अपने युवा चेहरों पर यह विश्वास जताया है। हरप्रीत, और एक बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिला। अब देखना होगा इस बदलाव का कितना फायदा 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलता है, यह भी देखना होगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर श्योपुर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे और आज श्योपुर के दौरे पर रहेंगे। कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल में शामिल होंगे। कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट में पहली बार यह आयोजन हो रहा है और फेस्टिवल पर्यटन बोर्ड इसका आयोजन करा रहा है। तो आपको बता दें
भी जाएंगे। श्योपुर जब पहुंचेंगे डॉक्टर मोहन यादव, यहाँ पर आज श्योपुर के कूनो में आयोजित होने जा रहे फॉरेस्ट फेस्टिवल में वो हिस्सा लेंगे। कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट पहली बार ये आयोजन हो रहा है। फेस्टिवल पर्यटन बोर्ड करवा रहा है, तो ऐसे में आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जब श्योपुर पहुंचेंगे तो कूनो भी जाएंगे। कूनो श्योपुर का बहुत चर्चित राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर चीतों के पहुंचने के बाद ये चर्चा में आया और अब आज यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे, श्योपुर के दौरे पर रहेंगे और जो फेस्टिवल होने जा रहा है यहाँ पर उस फेस्टिवल में भी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार अपने शहर उज्जैन पहुंचे। मोहन यादव का उज्जैन शहर में जोरदार स्वागत हुआ। दशहरा मैदान में क्षत्रिय चौक तक 7 किलोमीटर के एरिया में करीब 2000 से भी ज़्यादा स्वागत मंच यहाँ बनाए गए थे। शहर की जनता ने जगह जगह उन पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रथ पर खड़े होकर रोड शो करते नजर आए। इस दौरान रथ पर सवार होकर ही i24 के संवाददाता विवेक पटैया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की। आपको भी दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन शहर में स्वागत रैली में इस वक्त मौजूद है और 7 किलोमीटर की ये स्वागत रैली जो है पूरे उज्जैन शहर में निकली हुई है और आप देख सकते हैं पूरे उज्जैन शहर में जोरदार उनका स्वागत हो रहा है। जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है और स्वागत में जनता उज्जैन की उमड़ पड़ी है, क्योंकि ये उज्जैन के लाल है, महाकाल की नगरी के लाल है और उनके स्वागत में, क्योंकि महाकाल की नगरी से एक लंबे अरसे के बाद कोई मुख्यमंत्री बना है और इसलिए यहाँ की जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए जो है जगह जगह उनका स्वागत कर रही है। हम सीधे मोहन यादव जी से बातचीत करेंगे और पूछेंगे, भाई साहब आपका पहली बार बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन ये प्यार हमने देखा पूरे 2 घंटे हो गए, अभी कैसा लग रहा है? ये माननीय मोदी जी का कमाल है। मोदी जी ने जिस ढंग से काम किया है और जनता का विश्वास जीता है। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए आज संकल्प यात्रा निकाली गई थी। उस संकल्प यात्रा में भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार के गठन के बाद दिल्ली में फिर एक बार 2024 में सरकार बने, उसी के लिए विकास विजय संकल्प यात्रा के रूप में हम विकास संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से माननीय मोदी जी का आभार, जिनके कारण से जनता का प्रचंड विश्वास इस प्रकार से आगे बढ़ा। बाबा महाकाल के महालोक के बाद जिस प्रकार से जनता विश्वास उज्जैन में और भाजपा में विश्वास बढ़ा है, मैं माननीय मोदी जी का आभार मानता हूं। और फिर एक बार मोदी सरकार। जब लंबा वक्त हो गया उज्जैन से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन वो सौभाग्य आपको मिला है। लगभग 51 साल पहले यहाँ से प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री बने थे और भाजपा के कार्यकर्ता के नाते से मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं इसको इसी रूप में मानता हूँ कि परमात्मा की कृपा से विकास का मौका मिला है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर मोदी जी ने दी है। एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले आपके कंधों पर दी है। क्या 29 सीटें जीतने का प्लान होगा? निश्चित रूप से हम 29 की 29 सीट जीतेंगे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। फिर एक बार भाजपा सरकार बनेगी। दे रहे हैं ये उनके समर्थन में स्वागत रैली आप देख सकते हैं। पूरे उज्जैन शहर में पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जगह जगह आतिशबाजी हो रही है, स्वागत हो रहा है उज्जैन के लाल का, महाकाल के एक नगरी के महाकाल के भक्त का, और उन्होंने पूरे उज्जैन को गौरवान्वित किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर। और एक लंबे अरसे बाद मध्य प्रदेश को के मुख्यमंत्री के रूप में महाकाल की नगरी से एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो कहीं न कहीं इस उज्जैन को लेकर, इस पूरे प्रदेश को लेकर विकास की गंगा बहाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह और मोदी ने डॉक्टर मोहन यादव के कंधों पर दी है और मोहन यादव ने कहा है कि वो इस जो उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मांस के दुकानों और लाउड स्पीकर से जुड़े फैसलों पर अमल शुरू हो गया है। प्रदेश भर में खुले में मांस बेचने वालों पर निगरानी रखी जा रही है, साथ ही तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजने पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में इंदौर में शनिवार को मांस विक्रेताओं के साथ निगम स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई और बैठक में मांस बेचने वालों के खिलाफ कई निर्णय लिए गए। वहीं कटनी में कलेक्ट्रेट में धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई और इस दौरान जिले के सभी धर्मगुरुओं की अनोखी मिसाल देखने को मिली। कलेक्टर कार्यालय के बाहर सभी धर्मगुरु एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए। वहीं मुस्लिम समुदाय ने
मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश का समर्थन करते हुए खुद ही लाउडस्पीकर उतारने शुरू कर दिए हैं। कॉर्पोरेशन के माननीय अश्विनी वैष्णव जी और माननीय उत्तम यादव जी ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हमें कोई इसी तरह की कोई शिकायत ना मिले जिससे कि हमें कोई कार्रवाई करना पड़े। हमने माननीय अधिकारीगण और हमारे चेयरमैन महोदय से यही निवेदन करा है कि हमारे जो 2013, 14, 15 से हम मांग करते आ रहे हैं लाइसेंस के लिए, तो हमें लाइसेंस भी इशू किए जाएँ। पर इंदौर में मॉडर्न स्लॉटर हाउस की एक आवश्यकता है और जब तक हम मॉडर्न स्लॉटर हाउस नहीं बना लेते तब तक हम लाइसेंसीकरण नहीं कर सकते, नियमितीकरण नहीं कर सकते। तो ये अवैध अभी चल रहा है, पर कोई भी खाने पीने की चीज़ को हम रोक नहीं सकते, इसलिए उस पर ज़्यादा बड़ी कोई कार्रवाई करते नहीं। पर अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न स्लॉटर हाउस इंदौर में बनाए, तो हम जगह भी देख रहे हैं और इसको नियमितीकरण करेंगे। सबने मिलकर निर्णय लिया है कि हमको ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जो मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं उसका पालन करना है। हम उसे अपने जीवन में परिणित करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मगुरु हैं, अलग अलग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा और गुरुद्वारे और अन्य जो भी धार्मिक स्थल हैं उनसे संबंधित जो धर्मगुरु या अन्य जो उनके व्यवस्थापक हैं उन सबको कलेक्टर सभागार में आज बुलाया गया था और उनको शासन की जो निर्देश हैं उनसे उनको अवगत करा दिया गया है। पन्ना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और संकल्प यात्रा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वी डी शर्मा ने कहा कि जल्द ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उन्होंने आगे कहा कि देश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसके लिए शासन प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक रूट चार्ट बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट में सीओ जिला पंचायत उसके नोडल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2 पंचायतें ये रथ कवर करेंगे और साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र हैं उसके लिए पृथक से एक रथ चलेगा, जिसमें पन्ना में 3 और बाकी नगरीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं में पात्र हमारे हितग्राही हैं उनको सभी योजनाओं का लाभ मिले, इस तरह के निर्देश जो हैं वो जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो हुआ है, अब मध्य प्रदेश के अंदर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत आज हुई है। अब ये यात्रा गांव-गांव तक पहुंचेगी। कोई लापरवाही हो नहीं सकती। केंद्र ने भी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को इसकी मॉनिटरिंग के लिए भेजा है। आज राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। 227 रिक्त पदों के लिए परीक्षा होगी। 2,30,000 अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 605 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 52 जिलों में ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो आपको बता दें, एमपीपीएससी की ये परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा। 227 रिक्त पदों के लिए ये परीक्षा होगी। 2,30,000 अभ्यर्थी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। परीक्षा के लिए 605 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 52 जिलों में ये केंद्र बनाए गए हैं। तो आज ये परीक्षा है जिसका सभी को इंतजार है। जो पद हैं, रिक्त पद हैं, 227 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। तो एमपीपीएससी की ये परीक्षा है। 2,30,000 अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और परीक्षा के लिए 605 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 52 जिलों में ये परीक्षा केंद्र है जहां पर सभी तरह की सुविधाएं होंगी अभ्यर्थियों के लिए और बहुत सारी बातों का ख्याल रखा जाएगा। तो आज ये परीक्षा होने जा रही है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा है ये। निहारिका हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हैं। निहारिका, एमपीपीएससी की ये परीक्षा है, कितनी तैयारी और कितने छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं? आज से एमपीपीएससी की परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है और आज एक बहुत बड़ी परीक्षा जो है वो होगी क्योंकि 2023 की प्रारंभिक परीक्षा है और ऐसे में बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। आपको बता दूं, करीब सिर्फ 227 पदों के लिए ये परीक्षा जो है आयोजित की जा रही है, जिसमें 2,30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो शामिल होंगे। इन सभी के लिए 605 केंद्र बनाए गए हैं और ये 52 जिलों में केंद्र जो है वो बनाकर तैयार किए गए हैं ताकि बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो आराम से एग्जाम
एग्जाम दे सके। पिछले कई बार से यहाँ पे लगातार शिकायत मिल रही थी कि जिस भी तरह से तैयारियां की जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही थी, लेकिन ऐसे में अब पूरी तरह से कार्य ये किया जा रहा है ताकि छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो, इसलिए बड़ी संख्या में यानी कि 605 केंद्र बनाए गए हैं। यानी कितने बजे से परीक्षा शुरू होगी और किन किन बातों का खास ख्याल रखा जाएगा? जांच किस तरीके से अभ्यर्थियों की जाएगी? क्या इसके लिए खास निर्देश जारी है? 2 सत्रों में परीक्षा जो है वो आज होनी है। 10 से 12 एक सत्र है और 2:15 से 4:15 बजे का एक सत्र है। ऐसे में सबसे ज्यादा ख्याल इन बातों का रखा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छात्र या अभ्यर्थी एग्जाम हॉल में ना लेकर जाए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी उस समय ना फेस करना पड़े, चाहे वो कैलकुलेटर हो या फिर अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, वो कोई भी छात्र वहां पर ले जा नहीं सकता है। उन लोगों को वहां पर ले जाने की अनुमति नहीं है। किसी भी तरह का फोन, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास की है यानी कि अगर आपके पास गाड़ी की चाबी है, आप वो तक भी एग्जाम हॉल में ले जाने में असमर्थ रहेंगे। इसीलिए पहले से ही समझाई दी गई है कि ये सारी चीजों का खास ख्याल रखें और इसे बाहर रखे जाए। बहुत शुक्रिया निहारिका, इस जानकारी की नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर हाई कोर्ट में अधिसूचना पेश की है, जिसमें सबसे ज्यादा जुर्माना एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर देना होगा। साथ ही अधिसूचना में जुर्माने की राशि भी बताई गई है। बता दें कि जबलपुर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। इसके चलते सड़क हादसों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस पर जुर्माने की नई राशि तय की गई है, जिसमें बिना हेलमेट के 300 रुपए, बिना सीट बेल्ट के 500 रुपए, बिना इंश्योरेंस के 2000 और बिना परमिट के 10,000 रुपए तक का जुर्माना चुकाना होगा। जिसे लेकर ग्वालियर में आम जनता से आइब्स 24 के संवाददाता ने चर्चा की है। क्या लगता है कि इससे हालात सुधरेंगे? नहीं, हालात सुधरेंगे, जुर्माना होना चाहिए, नहीं लगाए हुए उन पे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, समर्थन में भी है लोग कि क्या कहेंगे आप? हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माना बड़ा राशि देना पड़ेगी अब। अच्छा है, बहुत बढ़िया फैसला है। क्या कहेंगे? ठीक फैसला, अच्छा फैसला है। हेलमेट न लगाने से जो है दुर्घटना तो बहुत हो सकती है, अपन सुरक्षित भी रहते हैं। बिल्कुल सही किया है और नियम भी सख्त होंगे, जनता भी सख्त होगी इसमें। इससे क्या है, उनकी सुरक्षा के लिए बढ़ाया गया है। देखो ये भारत है, यहाँ पर लोग जागरूकता से कम जुर्माने से ज़्यादा डरते हैं, तो किसी न किसी तरीके से मेरे हिसाब से तो ठीक है। कम से कम इंसान जागरूकता से नहीं तो जुर्माने से डर से ही लगाए। हेलमेट लगा के चलोगे कि नहीं? हेलमेट लगा के चलेंगे ना। जुर्माने से कुछ नहीं होगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा जागरूक। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ। नमस्कार।